और बच्चों कैसे हैं? बहुत बढ़िया होंगे सभी। और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं गाइस वो आपका इंस्टेंटेनियस एसिलेशन है। ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो है आपके लिए बहुत इजी भी हो जाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। तो देखो गाइस, मैं पूरा मेरी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जो भी लेक्चर है वो जल्द से जल्द दूँ। लेकिन क्या होता है, कभी हमारी जो है तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है या कभी हमें दूसरा कोई काम आ जाता है, जिस कारण से मैं लेक्चर जो है टाइम पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मुझे जब भी समय मिलता है, जब भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है, तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करा दूँ। अब जैसे कि अभी मुझे ये टाइम मिला, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा क्या है, अभी फीवर है और थोड़ा सा मुझे वॉइस में भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर पूरा प्रोवाइड कराऊँ, है ना। तो आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है आपका इंस्टेंटेनियस एसिलेशन को। इंस्टेंटेनियस एसिलेशन अपने आप में जो है कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सा है। मैं आपको पहले बताऊंगा इसके बारे में, फिर हम बुक से ज़रा रीड करेंगे। देखिए जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी और अब हम इंस्टेंटेनियस एसिलेशन पढ़ रहे हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमने इंस्टेंट से क्या समझा था और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एसिलेशन से हम क्या समझेंगे। देखो दोनों में एक ही समानता है, लेकिन क्या है, दोनों के काम अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं भाई साहब? जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था वो हमें बता रहा था कि किसी भी इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी है किसी भी कार की, है ना। लेकिन जो हमारा एसिलेशन जो है इंस्टेंटेनियस एसिलेशन, वो हमें ये बताएगा किसी भी कोई भी इंस्टेंट पर हमारा कोई भी कार का एसिलेशन क्या है। तो अब ये जो हमारा इंस्टेंटेनियस एसिलेशन होता है, तो उसको जो है फाइंड करने के लिए क्या है हमारे पास, ये दिख रहे होंगे आपके पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है। अब ये फॉर्मूला इन्होंने कैसे बनाया है वो भी जरा हम बात कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपको सीधा सीधा दिख रहा है वो आपका जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में निकाला था वही यहाँ पे है। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिंपल सी चीज़ है। जो हमारा मान के चलिए कोई भी कार है और कार का यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, टाइम बढ़ रहा है ना। इस पॉइंट पर कोई टाइम T1 था, यहाँ पे कोई T2 था, है ना। इस तरह से टाइम उसका बढ़ते जा रहा है इधर पे, और इधर पे भाई साहब उसमें जो है क्या आ रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। यहाँ पे V आई थी मतलब इनिशियल, फिर यहाँ पे V फाइनल। तो इस तरीके से हमने ये किया और हमारे पास क्या हुआ, इस तरीके से इनको हमने जब प्लॉट किया इसको ग्राफ को, तो हमारे पास ऐसे कोई ग्राफ आ गया है भाई। हमने आपसे कहा कि कहीं पे ये आपका पॉइंट मिला और एक हमारा ये पॉइंट मिला, है ना। इस तरीके से हमारा ये मिला। अब मैं आपसे ये कह दूं कि मेरा जो भी भाई साहब यहाँ पे एसिलेशन हो रहा उसको शो करके बताओ, तो आप कैसे शो करोगे कि आप सिंपली ऐसे लिखोगे ए इक्वल टू आपका जो भी है कैसा आप एवरेज लिखोगे, तो वी आपका यहाँ पे फाइनल करोगे और वी यहाँ पे आप माइनस करोगे किससे, इनिशियल से, और यहाँ पे नीचे करोगे आप T2 माइनस का T1, यही करोगे। अब हम जो ये चीज़ कर रहे हैं, हमें किसी ने आके ये कह दिया कि भाई साहब ये तो आप बता रहे हो कि ओवरऑल वो जब इनिशियल से फाइनल गया तो आपका एसिलेशन क्या था, लेकिन हमसे कोई आके ये पूछ ले कि जब कहीं पे आप यहाँ थे, मतलब कि यहाँ कोई आपकी घड़ी में क्या हो रहा था, टी की वैल्यू जो थी 4 सेकंड थी, मतलब कि आपकी घड़ी में जब 4 सेकंड था 5 सेकंड था, उस टाइम पर उस स्पेसिफिक टाइम पर आपकी गाड़ी का, आपकी जो भी कार जो भी कुछ था उसका एसिलेशन क्या था। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने पहले भी जुगाड़ लगाई थी और अभी भी जुगाड़ लगाएंगे। क्या था, हमने आपसे ये कहा था कि हम जो सेंटर है हमारा ये वाला जो कि 4 सेकंड को इंडिकेट कर रहा था, हम उसको एज इट इज रखेंगे। हम यहाँ पे कर कह सकते हैं अपनी तरफ से, हम ये कर सकते हैं कि ये जो तो पॉइंट यहाँ है, तो हम इसको इतना करीब ले आए, इतना करीब ले आए कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पर लाई कर जाए। अब बात ये आती है कि हम इन दोनों पॉइंट को इस पे लाई कराना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि मैथ में या फिर जो भी फिजिक्स में हम किसी भी चीज़ की जब भी एक मैग्नीट्यूड निकालते हैं या उसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही तो निकाल रहे हो। यदि यहाँ पे किसी एक ही पॉइंट को मैं दे दूँ तो आप जो है उसका किससे संग कंपेरिजन कर रहे हो भाई साहब, किसी भी चीज़ में 2 पॉइंट तो होते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनको इतना पास लेके आएंगे कि ये जो वी आई और वी फाइनल जो वाला है उस पॉइंट को इसके इतने पास ले आएंगे कि वहाँ पे ये जो वैल्यू हमें मिले, ये जो डिफरेंस मिले वो इतनी छोटी मिले कि वो कहाँ पे लाई करे, टी इक्वल टू उस पे करे। और जब इन दोनों का हम जो भी रेट है, ये जो भी रेशियो है वो निकाल लेंगे और हमें जो है आसानी से क्या पता लग जाएगा कि उस टाइम पर हमारी जो भी कार थी, जो भी बस थी, उसका एसिलेशन क्या रहा होगा। बहुत सिंपल चीज़ है, ग्राफ में जो है समझने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन अब भी हम इस बुक में पढ़ेंगे और जो जो इन्होंने लिखा है उसको जब समझाऊंगा तो बिल्कुल एकदम चुटकी बजाती आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल आराम से।
तो अब हम जरा बुक की भाषा में समझते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है और ये क्या कहना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इन्होंने क्या हमें समझाया है। देखिए इन्होंने लिखा सिंपल लैंग्वेज में कि भाई साहब इंस्टेंटेनियस एसिलेशन को हमने डिफाइन इस तरह से किया है कि जैसे हमने आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को की थी, जो कि मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट होते ही आपको समझा दिया है। हमने जो मैथमेटिकल फॉर्म में जो इंस्टेंटेनियस एसिलेशन है उसको इस तरह से लिखा है कि ए इक्वल टू लिमिट टी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे जो हमारा डेल्टा वी है और ये और डेल्टा टी है, इस तरह से लिखे जाएंगे। और जो डेल्टा है मैंने पहले भी आपको बताया कैसे शो कर रहा है, यहाँ पे चेंज को शो कर रहा है या इन दोनों के बीच की डिफरेंस को शो कर रहा है। यदि हमें क्या करना हो, इस पूरे जो भी हम चीज़ें ये लिख रहे हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करके, तो उसको हटा के हम क्या कर सकते हैं, सिंपली डी वी डी टी करके लिख सकते हैं। इस डी से हमें ये क्लियर रहता है कि हमने यहाँ पर लिमिट का उपयोग किया हुआ है, लिमिट को लगाया हुआ है। अब लिमिट लगाने का भी थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, शायद किसी ने वो पिछले लेक्चर ना देखे हों। तो लिमिट हम इसलिए लगा रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि जो डेल्टा टी है वो इतना करीब हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि तकरीबन वो जीरो हो जाए, है ना। मतलब कि जो हम डेल्टा टी जो ले रहे हैं, डेल्टा टी का क्या मतलब है, डेल्टा टी का मतलब है टी टू माइनस का टी वन। अब हम टी टू माइनस टी वन मतलब जो टाइम पीरियड हम उसको इतना छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि वो तकरीबन जीरो पहुँचे। जीरो तो होता नहीं है, लेकिन हमारे कहने के अनुसार हम बोलते हैं कि हम उसे जीरो तक पहुँचा रहे हैं, इसकी डिफरेंस को जीरो तक पहुँचा रहे हैं। मतलब कि जो टी टू की वैल्यू है वो भी सिमिलर हो किसके, टी वन के। इसका ये मतलब होता है। इतनी बात हमें क्लियर हो गई यहाँ पे। और देखिए क्या लिखा है, बोल रहे हैं जो एसिलेशन था एट एन इंस्टेंट, बोल रहे हैं जो एसिलेशन होता है किसी एक इंस्टेंट पर, इस दी स्लोप होता है ऑफ द टेंजेंट टू द वीटी कर्व एट दैट इंस्टेंट। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें मैंने फिर से आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक होता है स्लोप, एक होता है टेंजेंट। स्लोप मतलब क्या होता है भाई साहब, स्लोप वो होता है जब भी कोई ग्राफ में हमारा इस तरीके से हम देखते हैं कुछ भी बन रहा होता है, हमने कहा ये है और यहाँ पे हमने कह दिया इसका स्लोप यहाँ से इस पॉइंट के बीच में था, ये इसका स्लोप यही है। तो वो जो होता है स्लोप वो क्या बताता है, कोई भी कर्व में दो पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। मैंने मतलब ऐसे करके ये कोई भी मेरा कर्व निकल के आ गया है ना किसी ग्राफ में, और मैंने आपसे कहा कि भाई साहब इस कर्व को मैंने देख के मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या चाहिए, ये स्लोप चाहिए, तो ये मेरा स्लोप निकल गया दो पॉइंट को लेके। लेकिन टेंजेंट ये होता है कि टेंजेंट क्या करता है, वो किसी एक पॉइंट को इस तरह से टच करते हुए जाता है ना, जैसे ये देखिए टच करते हुए जा रहा है, तो ये होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट हमें बताता है इंस्टेंटेनियस चीज़ को, और स्लोप हमें बताता है किसी भी एवरेज को। जैसे हमने स्लोप कहा तो ये दोनों बीच का जो है एवरेज बताएगा, लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो वहाँ पे टेंजेंट हमारा होता है, मतलब कि वो इस तरह से उस कर्व को छूता हुआ निकलता है लाइन, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही पॉइंट होता है। अब यहाँ से बोल रहे हैं कि जब हम जो एसिलेशन है किसी भी इंस्टेंट पर निकालते हैं तो वो जो रहता है उसका जो स्लोप रहता है वो वहाँ पर टेंजेंट की तरह होता है उस वीटी कर्व में किसी भी एक इंस्टेंट पर। क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज़ थी जो मैंने अभी आपको बताई। और फॉर द वीटी जो है कर्व सोन इन फिगर 3.7 में बोल रहे हैं, आप फिगर 3.7 को देखिए, वहाँ पे आपको जिन्होंने वीटी कर्व दिया गया है और वहाँ पे बोल रहे हैं वी कैन ऑब्टेन एसिलेशन एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और हम जो हैं उस जो भी फिगर 3.7 में हमें वीटी कर्व में जो वैल्यू दी गई हैं, तो हम हर एक इंस्टेंट पर जो भी टाइम है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एसिलेशन पता कर सकते हैं क्या रहा होगा। कैसे क्या रहा होगा जरा देखिए। तो आपका फिगर 3.7 में निकालता हूँ, फिर आपको जो है थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे आपका देखिए ये आ गया, ये वाला है ना, तो फिगर 3.7 है ये। अब यहाँ पे जैसे कि आपको ये दिख रहा ओवरऑल इस तरह से ये पूरा हमारे पास है। अब आपको ये तो क्लियर ही है कि भाई साहब यहाँ से यहाँ पे इसका कुछ और एसिलेशन था, है ना, जैसे कहीं पे 2.4 निकला था एसिलेशन, यहाँ कहीं पे 0 था, इस तरह से ये अलग अलग एसिलेशन थे। लेकिन हमें ऐसा चाहिए कि हमने कह दिया भाई साहब ये है दो है ये, तो हमें चाहिए कि भाई साहब इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर एसिलेशन की वैल्यू क्या रही होगी। हमने कह दिया ये है भाई साहब 4 सेकंड, है ना, जब हमारी जो भी ग्राफ में 4 सेकंड था तो वहाँ पे एसिलेशन क्या रहा होगा। इस तरीके से हमने कह दिया भाई साहब 6 सेकंड जब था तो एसिलेशन क्या रहा होगा। तो इस तरीके से हम जो है अभी उस फॉर्मूले का यूज़ करके ये पता कर पाएंगे कि किसी भी इंस्टेंट पर, चाहे वो 2 सेकंड हो, 4 सेकंड हो, 6 सेकंड हो, तो हम एसिलेशन पता कर पाएँ वहाँ पर। तो ये यहाँ पे आपका बोल रहा है ये लाइन, है ना।
और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। बोला जा रहा है कि जो रिजल्टिंग एटी कर्व इज दी सोन एंड फिगर 3.8 में बता रहे हैं। मतलब कि अब जो चीज़ें आप कर लोगे, मतलब हर एक इंस्टेंट पर आप एसिलेशन निकाल लोगे, तो जो आपको ग्राफ मिलेगा, ये जो आपको कर्व मिलेगा, वो आपको फिगर 3.8 में बताया गया। देखिए जरा फिगर 3.8 को। तो ये जो फिगर 3.8 है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, सिंपल हमें ये बताया है कि भाई साहब जब हमारा क्या था, जीरो टाइम था तो हमारा एसिलेशन भी जीरो था। टाइम हमारा जब 10 सेकंड था तो एसिलेशन भी हमारा क्या था, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इधर मिल रहा है ना, इस तरीके से ये था। फिर हमारा जब 18 सेकंड थे हमारी घड़ी में, तो तब एसिलेशन हमारा माइनस का टॉल था। तो इन्होंने किसी इंस्टेंट पर ये सब पहलू को निकाल के बताया हुआ है हमें, तो वो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है। ये भी क्लियर हो गया होगा। और बोल रहे हैं कि बी सी, हम ये देखते हैं या पाते हैं कि दैट जो एसिलेशन इज नॉन यूनिफॉर्म ओवर द पीरियड 0 to 10 सेकंड। बोल रहे हैं जो हम यहाँ पे फिगर 3.8 को देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो एसिलेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है 0 से लेके 10 सेकंड में। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये रहता है कि आपको मैं सिंपल वे में बताऊं, देखिए 0 से लेकर 10 सेकंड तक नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि एसिलेशन में बढ़ोतरी हो रही है ना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता कि उसमें बढ़ोतरी वगैरह ना होती, जो भी उसका एसिलेशन था, जैसे हमने कह दिया कि भाई साहब किसी भी बॉडी का एसिलेशन है 2.4, तो वो ओवरऑल यहाँ से 0 से लेके 10 तक 2.4 ही रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखिए आप देखने को मिलेगा कि 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में ये कहीं पर भाई साहब ये 2.4 भी गया था और कहीं पे आपका ये 4.8 भी गया है ना। मतलब कि यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब सिंपल वे में कांस्टेंट, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 से लेकर 10 तक ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर हो गया। आगे बोल रहा है कि इट इज 0 बिटवीन 10 सेकंड एंड 18 सेकंड, और ये आपका 10 सेकंड से लेकर 18 सेकंड तक जीरो होता है। अभी हमने देखा था, सिंपल सी उसकी ऊपर लाई कर जाएगी लाइन। और बोल रहे हैं एंड इज कांस्टेंट विद द वैल्यू -12 मीटर प्रति सेकंड माई इसका स्क्वायर इनवर्स बिटवीन 18 सेकंड एंड 20 सेकंड। बोल रहे हैं कि 18 से लेके 20 जो है सेकंड तक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 18 से लेके जो है 20 सेकंड तक, इसके बीच में ये कहाँ से कहाँ पे 18 से लेके 20 सेकंड जो था घड़ी में, तो उस समय जो उसका बिल्कुल एसिलेशन था वो -12 था, बिल्कुल है ना। मतलब कि कांस्टेंट चला। देखिए यहाँ पे कोई ग्राफ में आपको ऐसा दिख रहा है कि कहीं बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा, बिल्कुल ये देखिए कांस्टेंट इस तरह से आ रहा है ग्राफ। तो ये हमें क्या बता रहा है कि 18 से लेके 20 तक में वहाँ पे सिंपल 12 ही रहा, बाकी उसमें कोई भी घटाउतरी नहीं हुई। और समझते हैं, बोल रहे हैं कि जो आपको बोल रहे हैं व्हेन द एसिलेशन इज यूनिफॉर्म, जब एसिलेशन यूनिफॉर्म होता है तो ऑब्वियसली इज इक्वल द एवरेज एसिलेशन ओवर दैट पीरियड। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, जब भी कभी भी कोई एसिलेशन हमारा यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म का मतलब कैसे, हमने कह दिया कि भाई कोई भी हमारा एक बॉडी का जो भी एसिलेशन था, हमने कह दिया वो लगभग तक कितना 2 मीटर सेकंड इनवर्स करके था, है ना। इतना मैंने कहा वो 2 मीटर जो है सेकंड इनवर्स से वो गाड़ी में एसिलेशन था। हमने कहा ये यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये है कि थ्रू आउट जब तक हमारी गाड़ी चली, चाहे वो भाई साहब 1 घंटे के लिए चली हो, 2 घंटे के लिए चली हो, उसमें जो भी एसिलेशन रहा वो 2 मीटर सेकंड इनवर्स का ही रहा। अब यहाँ पे हमारे पास ये आता है दिमाग में कि यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बोली कि जो आपका यूनिफॉर्म एसिलेशन किसी एक एसिलेशन के लिए था, वही जो एसिलेशन आपका एवरेज के बराबर भी होगा। एवरेज के बराबर कैसे हो सकता है, देखिए एवरेज का मतलब क्या कहा हमने कि भाई साहब यहाँ से लेके इस पॉइंट तक हमारी जो गाड़ी का एसिलेशन रहा वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनवर्स रहा। तो भाई साहब चाहे इसको आप एवरेज बोलो, चाहे आप इसको यूनिफॉर्म एसिलेशन बोलो, क्योंकि हमने क्या देखा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में देखा और हमें क्या मिला, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म था। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा चीज़ समझ आ रहा है कि वहाँ पे उसकी वेलोसिटी में क्या है, एसिलेशन निरंतर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ रहा है, ये हमें क्लियर होता है वहाँ पे। तो इस कारण उन्होंने ये बोला है कि जो एसिलेशन है आपका, जो यूनिफॉर्म है, जो यूनिफॉर्म एसिलेशन है वो इक्वल होगा एवरेज एसिलेशन के उस पीरियड पर, जो भी हमारा वो पीरियड चल रहा था। मतलब चाहे आप 1 घंटे के बीच की दूरी ले लो, 2 घंटे की ले लो, जितनी भी लेना हो। समझ आ गई होगी सभी को ये लाइन। अब देखिए
गाइस यहाँ पे बहुत गजब की लाइन आने वाली है आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जो जो चीज़ें आपको हाईलाइट कराता हूँ, जो जो चीज़ें बता रहा होता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा मत समझिए कि बस मैंने अपनी फॉर्मेलिटी कर दी, पढ़ा दिया, हो गया। ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे ये हाईलाइट कराते रहता हूँ, वो सब चीज़ें कि बहुत सारे एग्जामों में पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट, इसलिए इनको बहुत ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, है ना। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है, बोल रहे हैं कि सिंस वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सिंपल बोला ये गया है कि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मतलब कि वेलोसिटी एक क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और अ चेंज इन वेलोसिटी में इन्वॉल्व आइदर और बोथ ऑफ दीज फैक्टर। बोल रहे हैं कि हमारी किसी भी जो हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसमें जो चेंज आ रहा उसमें ये दोनों चीज़ें हो भी सकती हैं और कोई एक इसमें से हो सकता है ना। मतलब कि इनमें जो है हो सकता है कि कोई भी एक हमारी कार थी, उसकी वेलोसिटी क्या थी, हमारी निरंतर बढ़ रही थी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, तो भी अब बोलेंगे उस कार की कितनी वेलोसिटी थी। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी हमारी कार इतने इतने मैग्नीट्यूड चल रही थी, मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी या 3 मीटर प्रति सेकंड से, तो वहाँ पर उसने डायरेक्शन ही बदला। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, एसेलेशन जो है therefore may result from a change in speed, magnitude, a change in direction और change in both। तो हमारा जो एसेलेशन होता है वो हमें पता है वेलोसिटी से ही निकल के आता है। तो जो हमें एसेलेशन मिल रहा है, हो सकता है कि जो हम एसेलेशन निकाल रहे हैं वो सिंपल सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख के निकले। मतलब कि हमने क्या ले लिया, जो वेलोसिटी हमने ली वो उसमें कोई भी उस गाड़ी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई थी, सिंपल उसमें जो भी फेरबदल आया था उसके मैग्नीट्यूड में आया था, तो हम वो वेलोसिटी भी लेके एसेलेशन निकाल सकते हैं। हम चाहें तो हम वो वाली लेके निकाल सकते हैं जिसमें हमारी डायरेक्शन या फिर जो है दोनों चीज़ों में बदलाव आया हो। तो एसेलेशन हमारा क्या है, इन तीनों तरीके से निकलता है, चाहे वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो, चाहे वहाँ पे डायरेक्शन की बात हो, चाहे दोनों चीज़ों की बात हो। तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पे शामिल होती है एसेलेशन जब हम निकाल रहे होते हैं। तो आगे देखिए क्या बोला है कि लाइक वेलोसिटी, जिस तरह से वेलोसिटी है भाई साहब, एसेलेशन कैन ऑल्सो भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जिस तरह से हमने देखा था कि किसी भी गाड़ी की वेलोसिटी भाई साहब नेगेटिव भी हो रही थी, पॉजिटिव भी हो रही थी और वहाँ पे कुछ जीरो भी हो रही थी, तो उसी तरीके से हमारा जो एसेलेशन है वो भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पोजीशन टाइम ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ्स मतलब होते हैं कि कोई भी टाइम इधर निकल रहा होगा और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो ये दो चीज़ें बताते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर मोशन विथ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एसेलेशन आर शोन इन फिगर 3.9 ए बी सी। बोला जा रहा है कि हमने कोई एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया है और उसका हमने क्या करा, फिगर 3.9 में 9 के ए में, बी में और सी में हमने क्या बताया है कि उस ऑब्जेक्ट का एसेलेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बताया। तो आप जरा देख लीजिए कि भाई साहब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव एसेलेशन शो कर रहा हो तो उसका ग्राफ कैसे निकल के आएगा, पोजीशन टाइम, नेगेटिव कैसे निकलेगा, जीरो कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम जरा फिगर को देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको ये फिगर याद रखना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में सीधे सीधे। इस तरह से ये फिगर अकेला दे देगा और बोलेगा कि बताइए यहाँ पे एसेलेशन कौन से इंस्टेंट पर बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी कोई भी हमारा बॉडी रहेगी तो उसका जो भी हमारा एसेलेशन होगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, तो हम उसको इस तरह से शो करेंगे। देखिए ज़रा, मतलब कि यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है हमें, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वो पहले बढ़ा फिर घटा भी है, मतलब नेगेटिव में गया। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे जो हमारा रहा है वो बिल्कुल ही जीरो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो इस तरह से ये ऊपर की ओर लाइन आई है, तो भाई साहब ऊपर की ओर लाइन आने से मतलब नहीं है, यहाँ पे इसमें कोई बदलाव आया है, क्या चेंज आया है, बिल्कुल कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। तो एसेलेशन जब कांस्टेंट हो जाए, चेंज इन एसेलेशन जो है कांस्टेंट हो जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे वो जो है जीरो हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसेलेशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। अब एसेलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा मतलब कि वहाँ पे सिंपल सही है कि एसेलेशन वहाँ पे जीरो है। इस कारण से इस तरह से आपको एक ग्राफ मिलेगा और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपका और ये पूछ भी लिया जाता है ना, तो बिल्कुल इसको टिक करके रख लीजिए, ये दे देता। और सभी इसमें पॉजिटिव सोच के जाते हैं और वो पॉजिटिव टकर आते हैं। आपको क्या याद रखना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ यदि हम देखेंगे और एसेलेशन की बात कर रहे होंगे तो उस समय जो हमारा ये वाला ग्राफ है वो एसेलेशन हमें जीरो शो कर रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे हमने ये बात कर ली। अब बोल रहे हैं कि नोट दैट, इसको नोट कर लीजिए कि जो ग्राफ कर्व अपवर्ड फॉर पॉजिटिव एसिलेशन, बोल रहे हैं कि जो आपको ग्राफ मिलेगा, जो अपवर्ड आपको दिख रहा होगा वो पॉजिटिव शो करेगा, पॉजिटिव एसिलेशन को शो करेगा, डाउनवर्ड नेगेटिव को शो करेगा, एंड जो आपको स्ट्रेट मिलान मिलेगी वो जीरो एसिलेशन को शो कर रहा होगा। बोल रहे हैं एस एन एक्सरसाइज आइडेंटिफाई इन फिगर 3.3 दी रीजन ऑफ कर्व दैट करस्पॉन्ड टू दीज थ्री केसेस। तो बोल रहे हैं हमसे कि भाई फिगर 3.3 खोल लीजिए अपनी बुक का, और वहाँ पे आप जो है अपनी एक्सरसाइज या फिर अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा मजबूत करने के लिए वहाँ पे जो वहाँ पे दिए गए हैं उस कर्व में, वहाँ पे आप देखिए कि उस समय उस बॉडी का एसिलेशन कैसा रहा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो वो आपका काम है, देखिए जरा और उसको करके देखिए, फिर नहीं आएगा तो हम आपको बता देंगे। आगे बोल रहे हैं कि ऑल दो एसलेशन कैन बरी विद टाइम, बोल रहे हैं कि जो एसलेशन है हमारा वो बरी करता समय के संग। आवर स्टडी इन दिस चैप्टर विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू मोशन विद कांस्टेंट एसलेशन, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एसलेशन समय के संग कैसे बरी करता है, मतलब किसी एक सेकंड में हमारा कोई भी एसलेशन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के इनवर्स से बता रहा था, कहीं पे जो है टी मतलब कि हमारा कोई 2 सेकंड बाद वो कुछ और हो गया, तो मतलब समय के संग एसलेशन बरी करता है। लेकिन इस चैप्टर में हम एसलेशन को क्या करेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे। कांस्टेंट का मतलब ये रहेगा कि वहां पे हम उसको समय के संग बरी नहीं कराएंगे। मतलब कोई बॉडी हमारी 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रही हो, 3 मीटर प्रति सेकंड से चल रही हो, तो वहां पे हम ये देखेंगे कि उसका एसिलेशन क्या है। तो वहां पे यदि कांस्टेंट होगा तभी हम ये जो नीचे अभी बहुत सारे रूल्स आने वाले हैं, फॉर्मूला आने वाले हैं, वो तभी लगाएंगे। लेकिन यदि वहाँ पे एसिलेशन में कोई भी क्या हो रहा होगा, चेंज आ रहा होगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उन फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी आपको देखेगी काइनेमेटिक इक्वेशन हम निकालेंगे, 3 एक इक्वेशन है आपकी, तो वो जो वर्क करती है वो कांस्टेंट एसिलेशन के फॉर्मूले पर वर्क करती हैं, तो वहाँ पे आपको कांस्टेंट एसिलेशन मिलेगा। और यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में हम अपने आप को वहीं तक सीमित रहेंगे जहाँ वहाँ पे हमारी कांस्टेंट एसिलेशन की बात हो रही होगी। आगे बोल रहे हैं कि इन दिस केस द एवरेज एसिलेशन जो है इक्वल्स द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एसिलेशन ड्यूरिंग द इंटरवल। तो सिंपल सी चीज़ है कि जिस केस में भाई साहब आपका जो है कांस्टेंट एसिलेशन होगा, तो बिल्कुल जायज़ बात है कि वहाँ पे एवरेज एसिलेशन भी उसकी बराबर होगा। मतलब कि हमने ऐसा कहा कि किसी भी 2 पॉइंट पे हमने कहा कि किसी भी कार का था कांस्टेंट एसिलेशन संग कोई कार चल रही थी, कितने जो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर करके, इतने उसके एसिलेशन से चल रही थी। तो वहाँ पे हमने जब उसका कांस्टेंट बोल दिया, तो कांस्टेंट बोलने का मतलब यही है कि वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में उसमें एसिलेशन में चेंज ही नहीं आया, मतलब उसका एवरेज भी यही है, उसका कांस्टेंट भी यही है। तो ये यहाँ पे इन्होंने कहा है हमसे, है ना, कि वहाँ पे जो कांस्टेंट एसिलेशन हम लेंगे और उस केस में जो एवरेज एसिलेशन जो है वो कांस्टेंट एसिलेशन की वैल्यू के बराबर ही मिलेगा। और यदि जो है अब और आप बोल रहे हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वी नॉट एट टी इक्वल टू 0 एंड वी एट टी वी हैव, हमें क्या मिलेगा, सिंपल सी चीज़ है, बोला ये गया है कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा था, तो उसकी जो भी यूनिफॉर्म, माफ कीजिएगा यूनिफॉर्म बोल दिया, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ओरिजिनल, यहाँ पे ये नोट दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि हम इनिशियल की बात कर रहे हैं ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब हमारी कार की जब एकदम क्या थी, जब समय एकदम 0 था, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, ये थी, है ना। इसमें कुछ भी हो सकता है कि वो पहले ही 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा हो या फिर 3 मीटर की, मतलब कुछ भी था। तो यहाँ पे वो इनिशियल है कब, जब समय एकदम 0 था। हमने समय को, अपनी घड़ी को जब लगाया, जब हमारी घड़ी में हमने देखा हाँ अब, तो वो जो अब है वो हमने बोला कि टी इक्वल टू 0, समझ गए। और जो v हमें दिख रहा है वो है जब हम कहाँ पहुँच गए, जब हमने समय की वो अंतिम वैल्यू ले ली, मतलब हमने एक आखिरी समय को लिया, मतलब एक फाइनल को लिया, तो उसे हमने t बोल दिया, और उस समय जो वेलोसिटी रही होगी उसको हमने v बोल दिया। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा। और अभी हमने पढ़ा एसिलेशन को बताने के लिए हमने क्या पढ़ा है कि हम उसको इस तरह से v माइनस वी इनिशियल और t जो भी इनिशियल है और t फाइनल, इस तरह से इसको माइनस करेंगे। अब चूंकि हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारा ये t जो भी इनिशियल था वो तो 0 था, तो इसका तो कोई खेल ही नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। सिंपल ये t इसके संग मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और सबसे पहली जो हमें इक्वेशन मिल के आएगी वो हमें क्या निकल के आएगी भाई साहब, कि v इक्वल टू वी नॉट प्लस आपका जो है at। तो ये जो है सबसे पहली काइनेमेटिक इक्वेशन है। और ये कब निकलती है, कब होती है, जब हमारा समय के संग एसिलेशन में बदलाव ना हो रहा हो, मतलब एसिलेशन कांस्टेंट हो। ये जो वैल्यू या जो ये हमारे पास निकला है, ये आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इससे आप क्या कर सकते हो, देखो यदि आपको पता है किसी ऑब्जेक्ट का, आपको तीन चीज़ें पता है आपको, है ना, तीन चीज़ें क्या पता है आपको, उसका इनिशियल पता हो या उसका जो एक्सेलरेशन पता हो या उसका टाइम पता हो, तो आप इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके ये बता सकते हो कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी। यदि आपको किसी ऑब्जेक्ट का जो है फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है और उसको क्या टाइम लगा वो पता है, तो आप ये बता सकते हो उसको एक्सेलरेशन कितना लगा होगा। यदि आपको एक्सेलरेशन पता है और आपको जो है इनिशियल भी पता है और फाइनल भी पता है, मतलब ये तीनों चीज़ें पता, तो आप ये बता कर सकते हो कि वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को मोशन करने के दौरान क्या समय लगा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबसे पहली आइडेंटिटी है। और अभी हम और आगे जाएंगे और आपको मैं बताऊंगा ये और कौन कौन से तरीके से हम निकाल सकते हो। तो ये हमारा सिंपल इस तरीके से निकाला है इन्होंने। अभी हम आगे और देखेंगे कि और कौन कौन से तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये। अब यहाँ पे इतना हम समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि लेट अस सी हाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ लुक्स लाइक फॉर सम सिंपल केसेस फिगर 3.10। सिंपल है, देखिए क्या बोल रहा है कि हम ये चेक करते हैं, ये देखते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो लुक्स लाइक फॉर सिंपल जो हम केसेस देखेंगे, है ना। और उसमें जो है हम ये देखेंगे कि जो फिगर 3.10 है सो ये करेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर फॉलोइंग केसेस के लिए, मतलब कुछ केस हमें नीचे दिए गए हैं और उसमें हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें किस तरह से मिलेगा और वहाँ पर जो भी हम एक एक्सेलरेशन लेंगे वो कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहला केस ये है, या यहाँ पे लिखा हुआ है, बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा हो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो उसका एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बोलते हैं कि मोशन ऑफ एन कार इन फिगर 3.3 बिटवीन t=0 से लेकर t=10 सेकंड। तो आपने अभी ऊपर देखा था, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो उसका कार का मोशन था वो क्या हो रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में उसकी कार मोशन कर रही थी और पॉजिटिव एक्सेलरेशन उसमें था। और हमने देखा था t=0 से लेकर t=10 सेकंड तक, है ना, वहाँ पे हमने देखा था क्या था वो। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और आगे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बी वाले में कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन विथ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम ये जो चीज़ है वो कैसे समझें कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो और नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, तो इस चीज़ से हमें समझ क्या आता है। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये रहता है कि वो जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कर रहा है और नेगेटिव यदि उसमें एक्सेलरेशन लग गया तो वो कुछ दूर जाके या कुछ थोड़ा टाइम लेके वो क्या होगा, अपना मोशन लूज करने लगेगा। तो वहाँ से हमें ये समझ आएगा, है ना। और ये जो आपको कहाँ मिलेगा, आप फिगर 3.3 में मैंने इसको कई बार बता चुका हूँ, 18 से लेकर 20 तक में यही हुआ है। वहाँ पे -12 का एक्सेलरेशन जाने लगा था, जिससे कि क्या हुआ था, कार की जो स्पीड थी, जो वेलोसिटी थी वो कम होने लगी थी। तीसरे में देखिए जरा क्या लिखा, बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा हो एक नेगेटिव डायरेक्शन में विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ कार इन मूविंग जो है 0 इन अ फिगर 3.1 नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग स्पीड। देखिए इसमें कुछ इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ है। इसमें मैंने पहले भी आपसे कहा है कि कोई भी हमारी कार या कोई भी चीज़ हमारी यदि नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन कर रही है और नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो क्या हो रहा होगा वहाँ पे, सिंपल सी चीज़ है कि वो अपनी जो भी कार का जो मोशन रहा होगा, जैसे वो कहीं इधर जा रही थी पॉजिटिव में और उसने क्या करा, अपना एक्सेलरेशन को नेगेटिव किया, मतलब कि वो उधर पीछे जाने लगी। सिंपल से यही केस है, मतलब नेगेटिव में जाने लगी। तो वही तो उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारा फिगर 3.1 आप देखिएगा वहाँ पे हमने क्या करा है, फाइनल जाके हमने क्या किया, पीछे का लिया है। तो वहाँ पे जो फाइनल से पीछे जो गए हैं हम, तो उसमें क्या हुआ, हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा, नेगेटिव डायरेक्शन में लगा है। आगे बोल रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन टिल जो है टाइम t1 के लिए। बोल रहे हैं अभी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा क्या करता है, मोशन में है और मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, कब तक, जब उसका टाइम t1 आता है तब तक कर रहा है। और देन टर्न बैक विथ सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन, और फिर वो उसी एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से वो पॉजिटिव में जा रहा था उसी एक्सेलरेशन से वो नेगेटिव में आता है। और उसका एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल के लिए जो मोशन देखिए कार का, जो कि पॉइंट O टू पॉइंट Q तक गई है फिगर 3.1 में टिल टाइम t1 के लिए, और विद डिक्रीजिंग स्पीड एंड टर्निंग जो है बैक एंड मूविंग विद द सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये सिंपल सी चीज़ है, कोई भी इतनी बड़ा वो रॉकेट का फॉर्मूला नहीं है, सिंपल चीज़ लिखी है ना। और जो आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ वही उन्होंने आपको रिवाज के तौर पर लिखी है कि आपको वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि कार ने क्या करा, पहले तो पॉजिटिव मोशन किया और फिर उसी एक्सेलरेशन से वो नेगेटिव आ गया। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, ये तो हम पहले से जानते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है ना।
और आगे देखिए क्या लिखा है, बोल रहे हैं एन इंस्टेंट, तो बोल रहे हैं एन इंटरेस्टिंग जो है फीचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा बिल्कुल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं मैं प्लीज़ उनसे जो है गुजारिश कर रहा हूँ, इस बात को तो सुन ही लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो बोल रहे हैं कि हमें एक बहुत ही रोचक चीज़ ये देखने को मिलता है, ये फीचर देखने को मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में, कि ये कि जो एरिया अंडर द कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एरिया आपको कर्व के अंडर मिलता है वो जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका ये है कि जैसे हमने क्या करा है, ये देखिए ये हमारे पास ये वीटी ग्राफ है, इस वीटी ग्राफ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये तो है कर्व, और इस कर्व के नीचे आपको मिल रहा है ये एरिया, है ना। ये जो एरिया मिल रहा है ये वाला एरिया, ये इस एरिया को जो आप निकाल लोगे, इस एरिया को कैसे निकालोगे, सिंपल सी चीज़ है, आप इसमें क्या क्या लगा सकते हो, तो आप इसमें जो है थोड़ा सा ज्योमेट्री खेल सकते हो, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आप जो है ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे अलग से, और यहाँ से यहाँ तक आप इसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल लोगे जो इन्होंने साइड में करके दिया है। तो ये जो एरिया हम निकाल लेंगे तो इससे होगा क्या, तो भाई साहब इससे होगा ये कि आप जो है क्या कर पाओगे, इसकी जो है क्या निकाल पाओगे, डिस्प्लेसमेंट को निकाल पाओगे। मतलब कि कोई कार ने मोशन किया, कुछ किया, तो हमें चाहिए कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितना कहीं भी वो, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली इस एरिया को निकाल लोगे। और इसी चीज़ का यूज़ करके मैं आपको काइनेमेटिक जो क्वेश्चंस हैं वो भी निकाल के बताऊंगा कि हम किस तरह से काइनेमेटिक जो क्वेश्चंस आएंगी मोशन की, उनको इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। मतलब कि हम एरिया को जो है दिमाग में रखते हुए, ये जो एरिया का खेल करते हुए हम जो है अभी काइनेमेटिक इक्वेशन भी निकालेंगे। तो ये आपको क्या याद रखना है, जो एरिया अंडर द कर्व जो होता है किसी भी वीटी ग्राफ में, वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। और ये एग्जाम में कई बार पूछ भी चुकी हैं, कई बच्चे जो हैं भूल जाते हैं ये बात, याद रखना कि कोई भी एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। और इसका एक जनरल प्रूफ ऑफ दिस ये है कि आपको यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए जरा, तो इसका प्रूफ हम ले लेते हैं, इन्होंने कैसे क्या निकाला वो प्रूफ। तो यहाँ पे इस कर्व के बारे में बात करी गई है जो आपको इधर ऊपर दिख रहा है। मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि कैसे हम किसी भी किसका का ये निकालते हैं। तो बोल रहे हैं कि इसका जो है प्रूफ देने के लिए एक स्टेटमेंट रिक्वायर यूज़ ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस पहले भी हमने बात कर चुके हैं। कैलकुलस मतलब कि हम क्या करते हैं, इसमें जो भी मैथमेटिकल जो भी फॉर्मूले फंक्शन ये सब होते हैं उन्हें कैलकुलस के अंतर्गत रखते हैं। तो हम उसी चीज़ों का यूज़ करते हुए अब इसमें आगे बढ़ेंगे और देखिए किस तरह से हम जो है वी और टी, मतलब कि हमारी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का यूज़ करते हुए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो वी कैन हाउएवर सी दैट इट इज़ ट्रू फॉर सिंपल केस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कि है यू मान लेते हैं उसको, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर 3.11 में आपको दिख रहा है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल चीज़ करी है। देखिए बोल रहे हैं जो वी टी कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एंड द एरिया अंडर बिटवीन टी इक्वल टू 0 से लेके आपका टी इक्वल टू टी तक पे, और द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ जो है हाइट यू एंड बेस जो है टी है हमारे लिए, और देयरफॉर जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, सभी जानते हैं, हम यू और टी का मल्टीप्लाई करा देंगे। हम कर कह रहे हैं, हमें तो भैया ये एरिया चाहिए, और इस एरिया को निकालने के लिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। रेक्टेंगल का फॉर्मूला बोलता है कि आपको ये वाली जो है हाइट चाहिए और ये लेंथ चाहिए, तो हाइट और लेंथ का मल्टीप्लाई हमें क्या देता है, एरिया देता है। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करके एरिया निकालेंगे। और विच इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल, और जो कि यहाँ पे किसकी तरह वर्क कर रहा है, उसकी टाइम इंटरवल की तरह वर्क कर रहा है ना, बोला ये जा वो माफ़ कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट ये बताएगा। और हाउ बोल रहे हैं कम इन दिस केस कैन एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो बोल रहे हैं हम इस केस पर कैसे आए कि जो एरिया है वो डिस्टेंस के बराबर है। तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है भाई साहब, आप सभी जानते हो कि हमारा जो है वेलोसिटी होती क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम पीरियड ही तो होती है, या फिर टाइम जो लग रहा है वो होती है। तो हमने क्या किया है, इसको टाइम को उधर भेजा है हमने, और हमने इसको वी टी के इक्वल टू हमें डी मिल जाएगा, डी के यहाँ डिस्टेंस है। तो जब यहाँ पे ये हमें ऑलरेडी ही पता है कि हमारा डिस्टेंस जो होता है वो वी और टी का मल्टीप्लाई है, और वही चीज़ हमने जब ग्राफ के तौर पर देखी तो हमें जो है वी और टी क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एरिया और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही चीज़ हमें बता रहे होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि यदि जो आपको एरिया मिल रहा है वही आपका क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ना। तो एरिया और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही चीज़ होते हैं इस केस में।
आगे बोल रहे हैं, सोचो इसके बारे में आप, मैसेज मैंने आपको बता दिया। बोल रहे हैं नोट द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज ऑन द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड यू विल अराइव एट आंसर। तो सिंपल चीज़ है जो मैंने अब भी आपको बताया ना, कि अभी जैसे मैंने करा था कि डी को द्वारा जो है टी को भी के संग मल्टीप्लाई में भेज दो, और जो वी टी से डी इक्वल है तो वहीं पे आपकी उसकी डायमेंशन निकाल लो, और दोनों की डायमेंशन एक ही होगी, एरिया की और डिस्टेंस की। तो वहाँ पे हमने वो चीज़ करके भी देख सकते हैं और सिंपल हमें समझ भी आ रहा है ना। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। अब जो चीज़ आपके लिए आने वाली है, जो ब्लैक लाइन में लिखी हुई है, मैं बोल रहा हूँ सभी के तोते उड़े हुए होंगे इस चीज़ को समझने के लिए, है ना। और बहुत, मैं बोल रहा हूँ कम से कम आप में से 5% ही लोग होंगे इसके बारे में जानते होंगे, नहीं तो 95% को ये तो पता ही नहीं होगा ये चीज़ लिखी क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ कुछ चीज़ें नई हो सकती हैं आपके लिए, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा उनके बारे में और एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा, है ना। आप जाके कहीं यूट्यूब वगैरह पर सर्च करके उनके बारे में थोड़ा और समझ लेना, लेकिन जितना मैं समझ सकता हूँ उतना आपको बता देता हूँ। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको मैं समझाता हूँ। बोल रहे हैं कि नोट दैट, या इसको जो है नोट कर लीजिए, एक्स टी, वी टी एंड ए टी ग्राफ्स। सिंपल है, हमने अभी तक कौन कौन से ग्राफ पढ़े हैं, एक एक्स टी ग्राफ पढ़ा है, वी टी ग्राफ पढ़ा है और ए टी ग्राफ पढ़ा है। तो जो कि सोन हमें हुए हैं सेवरल फिगर्स में, और इन दिस चैप्टर है शार्प किंग्स। अब यहाँ पे जो किंग्स वर्ड है, किंग्स वर्ड का मतलब ये होता है कि हमें जब इनके ग्राफ देख रहे थे तो हमें कहीं कहीं पे किंग्स मिले। किंग्स का मतलब ये होता है जैसे हमारे पास कोई भी क्या है, ये ग्राफ है ना, इस तरह से मैंने ये ग्राफ बनाया है। तो ग्राफ में क्या क्या हो कि इस तरीके से, इस तरह से ये जो ये आ रहा है ना कोना, ये वाला, तो इसे बोलते हैं किंक, है ना। हो सकता है कि हमारा कोई ऐसे करके कोई भी मोशन हो रहा हो, अच्छे से आराम से हो रहा होगा, और कहीं पे जाके एकदम शार्प ही वो क्या हो गया होगा, उछाल हो गया होगा उसकी स्पीड में। तो ये जो किंक आया है, इस तरह से ये जो कोना आया है, उसे हम बोलते हैं किंक, है ना। तो हमें क्या हुआ है, बहुत सारे हमने जो फिगर देखे तो उनमें हमें किंक देखने को मिला है। और एट जो है सम पॉइंट्स इम्प्लाइंग दैट द फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। अब इसमें जो चीज़ है वो आपके लिए वो समझने वाली ये है कि फंक्शंस जो हैं यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होते। मतलब क्या लिखा है यहाँ पे बात, कि जो हमें किंग्स वहाँ पे मिलते हैं तो वहाँ पे हमें जो वैल्यू मिल रही होती है या जो फंक्शन हमें मिल रहा होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसका मतलब ये रहता है कि यदि किसी भी ग्राफ में आपको इस तरह से किंग के मिलते हैं, या बोल सकते हैं कि वहाँ पे आपको इस तरह से ये जो है कॉर्नर मिलते हैं, तो यदि आप उस पॉइंट पर चाहो कि बताइए कि वहाँ पे मेरा उस इंस्टेंट पर क्या मेरी वेलोसिटी होगी, क्या एक्सेलरेशन होगा, तो भाई साहब ये नामुमकिन है उस पॉइंट पर बताना। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने क्या है, हमारी जो मैथ है उसमें हमने इन जो फंक्शंस हैं उनको डिफरेंशिएबल जो है किंग्स पर करना नहीं सीखा है। मतलब कि यदि आपके जो भी ग्राफ है उसमें इस तरह से कर्व आ रहा है जिसमें किंग आ रहा है, और यहाँ पे आप ये पूछ लिए जाए कि भाई साहब आपका यहाँ पे t=4 सेकंड है, और बताओ कि इसमें इसकी जो भी गाड़ी थी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस t=4 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। तो आप जानते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब भी ऐसा किंग मिले आपको, ऐसा किंग मिले, तो वहाँ पे वो चीज़ डिफरेंशिएट होगी ही नहीं। मतलब कि आपको वहाँ पे ये पता ही नहीं चलेगा कि उस पे वहाँ पे वो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रही होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि जो आपको टेंजेंट मिलेगा वो टेंजेंट यहाँ पे बहुत ही क्या होगा, आपको गड़बड़ मिलेगा, सही नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो इस तरह से भी जा सकता है और इस तरह से भी जा सकता है। यहाँ पे ये जो टेंजेंट जाएंगे वो दोनों को कैंसिल करते हुए जा रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे आपका जो है डिफरेंशिएबल उसको नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे आप सब जानते हो कुछ ना कुछ तो फंक्शन बनेगा और उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट होगा ही नहीं तो करेंगे क्या? तो वो यहाँ पे लिखा है कि वो जो फंक्शन रहेगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा इस पॉइंट पर, मतलब जहाँ पे किंक मिलेंगे। मैं आपको अपनी जो भी बुक में दिए हैं उनको किंक बता देता हूँ, कहाँ कहाँ पे हमें किंक देखने को मिले थे। तो मैं आपको ले चलता हूँ और समझाता हूँ हमें कौन कौन से ग्राफ वगैरह में किंक मिले थे। जैसे एक तरीके से ये भी किंक ही है ना, ये इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे ये भी एक किंक है। तो इस तरह से ये हमें जो किंक देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से, तो वहाँ पे हमें क्या होगा कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। तो वो सिंपल सी बात लिखी हुई है कि उन किंक मतलब जो एक नुकीले से कोने आ रहे हैं वहाँ पे हमें नहीं मिलेगी। 4 बोल रहे हैं कि इन एनी रियलिस्टिक सिचुएशन द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स एंड द ग्राफ विल बी स्मूथ। बोल रहे हैं रियलिस्टिक सिचुएशन में, मतलब अभी तो हमने ये मैथमेटिकल फॉर्म में देखा है या फिर बोल सकते हैं हमने बुक की लैंग्वेज में देखा है, लेकिन रियलिस्टिक जो सिचुएशन होती है, मतलब अभी हम एकदम रियल में चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ पर हमें एक एक चीज़
पता रहती है, क्योंकि हम ही तो गाड़ी चला रहे होते हैं और हम ही को तो सब पता रहता है कि हमारी कौन से टाइम पर क्या वेलोसिटी रही है, कौन सा क्या हुआ है। तो वो हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी रियलिस्टिक सिचुएशन में ये फंक्शन जो हैं डिफरेंशिएबल होते हैं और इन सभी पॉइंट पर, और हमें ग्राफ जो है स्मूथ ही मिलता है। और व्हाट दिस मीन्स फिजिकली इज दैट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट चेंज वैल्यू एब्रप्टली एट इंस्टेंट और चेंज आर ऑलवेज कंस्टेंट। बोल रहे हैं कि इन सभी बातों का ये मतलब है कि हमारा जो भी ग्राफ हमें मिलता है या हमें जो भी रियलिस्टिक सिचुएशन को लेते हैं, तो वहाँ पे जो भी किसी वेलोसिटी में, किसी एक्सेलरेशन में जो चेंज आ रहे होते हैं वो एकदम से नहीं आ जाते हैं अचानक से। मतलब ऐसा नहीं होता गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही थी हमारी और एकदम से उसने ऐसे करके वो आ गया उछाल, तो ऐसा रियलिस्टिक होता नहीं है ना। वहाँ पे किंक हमें नहीं मिलते हैं, है ना। वो ये बोल रहे हैं कि हमें वहाँ पे ऐसे जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वहाँ पे हमें किंक मिले और वहाँ पे हमें डिफरेंशिएबल ना हो पाए, तो ऐसा हमें नहीं मिलता है, ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। क्योंकि चेंज जो होते हैं वो एकदम से नहीं आते हैं, वो हमेशा ही कंटिन्यूस होते हैं। मतलब कि हमारी जैसे कार हम चला रहे थे, तो कार में अचानक से तो कुछ ऐसा हो नहीं जाता है कि वो एकदम से वही एक अभी जो है 2 मीटर प्रति सेकंड चल रहा था और एकदम से 100 मीटर प्रति सेकंड चलने लगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। हमारा जो भी हम स्पीड बढ़ाएंगे तो वो कंटिन्यूस बढ़ेगी, पहले वो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, इस तरह से। तो हमें जो ग्राफ भी मिलेंगे वो भी कंटिन्यूस ही मिलेंगे, तो वहाँ पर हमें किंग वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। तो इतनी चीज़ आपको ये बताना चाह रहे थे कि हम किंग पर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा जो भी अभी खेल हम करेंगे पूरी इस बुक में और आगे तक जो भी करने वाले हैं, तो उसमें किंग की हमें इतनी नहीं पड़ेगी। और इसके बारे में डीपली यदि आपको समझना है तो मैं आपको थोड़ा रिकमेंड करना चाहूँगा। इसके लिए आप जो है थोड़ा सा क्या करिए, सर्च वगैरह करिए और आप पहले तो ये समझ लीजिए कि कौन कौन से फंक्शन जो है कि डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, और उनको आप जो है, मैंने पिछले लेक्चर एक डाला था उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से कोई भी फंक्शन या इक्वेशन हमारा एक ग्राफ को या किसी भी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उन फंक्शनों को डाल डाल के देखिए वहाँ पे, उस जो भी मैंने आपको बताया था, है ना, वो अब भी बता दूंगा मैं खुद अभी एक नया लेक्चर लेके आऊँगा उसमें समझा दूंगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे फंक्शन डालेंगे जिनमें किंक आ रहा होगा, और फिर हम उनको ये देखेंगे कि वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। और किसी भी चीज़ की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए कि भाई सब कोई डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया होती है, वो भी हमें समझनी पड़ेगी। मतलब उसके लिए भी एक अलग मेथड आई है कि किसी भी चीज़ को हमें ये समझना है वो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो वही हम समझ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, और आप मैथ में भी पढ़ोगे, अपनी क्लास 11 में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, है ना। तो गाइस ये आपके लिए था पूरा, और इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई भी चीज़ आपको एकदम डाउट में गई होगी, कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो समझ ना आई होगी। मैंने पूरा इसमें जान धोंक दिया, जो जो चीज़ें मुझे पता थी, जो जो चीज़ें मैंने सर्च करी हैं, जो समझी हैं, पूरी मैंने आपको पूरा प्रयास करा है समझाने का। अब बस आपसे बस इतनी सी इच्छा है कि इसका जो मेरा टारगेट है वो 250 लाइक का, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको 250 लाइक पहुंचा देना। और दूसरा, इसको शेयर तो उतना करो जम के कि आपका कोई भी ऐसा जो है स्टूडेंट ना हो जिसको इसके बारे में ना पता लगे, इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में, सभी को पता लग जाए। शेयर कर दो एकदम धमाकेदार। और अगले लेक्चर में जो आप कहोगे वो लेके आएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो है अगला टॉपिक ही करा देंगे हम, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। और इसमें कुछ नहीं करना है, जो जो हमने अभी तक ऊपर बातें पढ़ी हैं उन्हीं को यहाँ पे लेने वाले हैं, और उन्हीं का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हैं आपके वो निकालेंगे। पहली क्वेश्चन हमने सिंपल केस से निकाल ही चुके हैं, 2 क्वेश्चन और बची हैं उनको भी निकाल लेंगे। इसके अलावा आपको जो है एक और मेथड से इन्होंने निकाल के बताया जो कि होती है आपकी इंटीग्रेशन करके। तो इंटीग्रेशन किस तरह से होता है, इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। बहुत सरल आपको सारी चीज़ें होने वाली, तो इस लेक्चर में इतना ही रखता हूँ। तो आपको जो है तब तक के लिए अलविदा एंड सब्बा खैर। जय हिंद, वंदे मातरम।